हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस यानी दूरी, क्या होता है डिस्टेंस? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है ना। दूरी क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, यानी न्यूनतम लंबाई, पथ की न्यूनतम लंबाई। ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऑलवेज इंक्रीज करती है, हमेशा बढ़ती ही रहती है ना। जैसे आपका ओडोमीटर की रीडिंग है ना, वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो वो किसको बताता है? वो डिस्टेंस को बताता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। और दोनों की यूनिट क्या होती है? दोनों लेंथ को बताते हैं, तो दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ये हमने मोटा मोटा देख लिया था और इतना अपन को आना भी चाहिए, ठीक है। ओके, उससे अगला था स्पीड। तो जो वर्ड स्पीड है ना, वो किसको बताता है? वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को, यानी तात्क्षणिक चाल को। ओके, एंड दूसरा जो आप पढ़ते हो वो कौन सा पढ़ते हो? वो पढ़ते हो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। नॉर्मली अपन क्या कैसे याद रखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे याद रखते हैं। बट अपन पढ़ते क्या है? यही है। इसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब आपने स्पीडोमीटर की ओर देखते हो, तो स्पीडोमीटर में जहां पर आपकी रीडिंग दिखाई दे रही है, वही क्या बनती है? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बनती है। ये बात समझ आ रही है? ये एक स्केलर क्वांटिटी भी है, और हाँ, ये कैसे एक स्केलर क्वांटिटी भी है, और इसको क्या चाहिए होता है? एक टाइम चाहिए होता है और एक डिस्टेंस चाहिए होती है। फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज स्पीड। हाँ, स्पीड जो वर्ड है वो इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसके लिए अपन को टाइम को क्या करना था? बहुत मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ता है, ऑलमोस्ट जीरो रखते हैं, ठीक है। फिर आता था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये वर्ड भी सिखाए थे मैंने। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर पार्टिकल की स्पीड नहीं बदले तो वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म, यानी एक समान। और अगर बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। अगला, अगर हाँ, वेलोसिटी। अगला क्या था? वेलोसिटी। दूसरा क्या था? एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे होता है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अपन एवरेज करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। बस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो वेलोसिटी है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, यानी हाँ भाई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर दो चीजें आएंगी। एक तो मैग्नीट्यूड आएगा, प्लस में डायरेक्शन भी आने वाली है, ठीक है ना। ये जो चीज है वो किसको बताएगी? मैग्नीट्यूड को। एक चीज और रहेगी, वो है क्या? डायरेक्शन। इसके अंदर भी दो चीजें, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। बट ये किसी टाइम इंस्टेंट के लिए, ये एवरेज है पूरे मोशन के लिए। तो इनके ऊपर बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। इसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट बात की थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर उन दोनों में से कोई एक बदल गया, कोई भी एक बदल गया, तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने एक पार्टिकल को लेकर से रोटेट किया था, तो उसके अंदर उसकी स्पीड तो कांस्टेंट थी बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। यस, ऐसी चीजें अपन ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि अगर जहां जहां वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैग्नीट्यूड ही बदले, उसके डायरेक्शन भी बदल जाएगी, तब भी क्या जाएगा? चेंज आ ही जाएगा। और उससे क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वो उसे क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी वेग में परिवर्तन की दर। ज्यादा अच्छा शब्द यही है। कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम कर दिया तो अपना काम आ गया था। ये हमने इतना पढ़ लिया था, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी करे थे। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? ग्राफ से रिलेटेड है। क्योंकि ये पढ़ने के बाद ये अपन क्या सीखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन सीखने वाले। तो सबसे पहले अपन को ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला ग्राफ मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये दोनों दिखने में एक जैसे ही होंगे, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा अंतर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। अच्छा, क्या अंतर है सर जी? देखो, अगर आप डिस्टेंस और टाइम बना रहे हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम बना रहे हो,
तो मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये टाइम एक्सिस से ऊपर ऊपर आएगा, लेकिन ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। हाँ, आपके सिलेबस में ये है, तो मैं पहले ये बनाना सिखा दूं या ये सिखा दूं, क्योंकि अगर ये आता है ना तो ये बनना आसान होता है ना, सिलेबस में यही है वैसे, ठीक है ना। आपके में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे आपका मैं बता रहा हूं कि एक पार्टिकल है, इस तरीके से डाटा दे दिया उन्होंने, मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस है और ये इधर वाले में क्या ले लिया, टाइम ले लेते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस 0 है जब टाइम कितना है, 0 ना, स्टार्ट हुआ। डिस्टेंस हो गया 10 मीटर जब टाइम हुआ 1, डिस्टेंस हो गया 20 जब टाइम हुआ 2, डिस्टेंस हो गया 30 जब टाइम हुआ 3। ये टाइम किस में, सेकंड में है, और ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में। ये क्या हो गया 40 जब किस में है वो 4, और 50 जब किस में 5, ठीक है ना। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो मैं ले लेता हूं इधर डिस्टेंस और इधर ले लेता हूं टाइम, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, 1 10, अच्छा मतलब 10, ये 1 है, 10 20 30 40 50 60, और जितने की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ टाइम 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, टाइम 0, तो डिस्टेंस कितना है 0, तो यहाँ से पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितना पहुँच गया 10 पे, तो वो जाएगा यहाँ पर। फिर टाइम जब 2 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया 20, इन दोनों को मिला दो तो यहाँ वाला आएगा। टाइम अगर 3 सेकेंड हुआ तो 30 पहुँच गया, 4 हुआ तो 40 पहुँच गया, 5 हुआ तो 50 पर पहुँच गया। इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये वैसे कर्व जैसा बन रहा है बट ये एकदम सीधा आएगा, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर वो पॉइंट है अपने, थोड़ा सा लाइन बन नहीं रही है, सीधी ऐसे बनेगी। एक्चुअली इनमें लेने में थोड़ी गड़बड़ी रह जाती है ना, इसलिए नहीं बन पाते। ठीक है, हाँ, ये कैसे किसका है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया। ये कौन सा ग्राफ आया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया। क्या तुम इससे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, बिल्कुल नहीं बता सकते, तुम चाहकर भी नहीं बता सकते, इससे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं बता सकते। तो तुम बता क्या सकते हो इससे, क्या तुम वेलोसिटी बता सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। क्या एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो तुम बता क्या सकते हो, स्पीड बता सकते हो। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा उससे तुम सिर्फ एक चीज बता सकते हो, और वो क्या चीज है, स्पीड। स्पीड मतलब एवरेज स्पीड बता सकते हो, ठीक है ना। कैसे बताओगे एवरेज स्पीड, जैसे वो पूछे बताओ इनिशियल 6 सेकंड या 5 सेकंड में एवरेज स्पीड बताओ, तो 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो 5 सेकंड में हम चेक कर लेंगे ना कि डिस्टेंस कितना कवर किया। तो कितना कवर किया, 0 से शुरू हुआ और 5 सेकंड 50 मीटर कवर किया, और टाइम कितना ले दिया 5। तो अपना एवरेज स्पीड क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस यानी 50 डिवाइड बाई 5। तो वो किस स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सीधी सी बात है। तो ये क्या निकाल दिया हमने, एवरेज स्पीड निकाल दी है। और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से सिर्फ एक ही चीज निकाली जा सकती है, मतलब अभी तो मुझे एक ही चीज दिख रही है, वो क्या है आपका एवरेज स्पीड, ठीक है ना। बाकी आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैंने वहीं पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया होता ना, तो वो बाकी सारी चीजें बता सकते थे। कैसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम बता दिया तो उससे अपन डिस्टेंस भी बता सकते थे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके अलावा उससे हम क्या बता सकते थे, वेलोसिटी बता सकते थे। और अगर डिस्टेंस आ गया तो अपन स्पीड भी बता सकते थे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम एक साथ बता सकते हैं, किससे, डिस्प्लेसमेंट टाइम से। तो ज्यादा अच्छा ये हुआ ना, ज्यादा अच्छा हुआ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से ज्यादा चीजों को पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि इससे बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो अपन को ऐसा पता लग रहा है कि डिस्टेंस 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, 40 मीटर ऐसे है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल ने यहां से शुरू किया, चला वो चल के यहां तक गया 10 मीटर, ठीक है ना, 1 सेकंड लगाया, फिर अगले ही सेकंड में वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। फिर अगले सेकंड वो वापस गया, फिर वापस आ रहा है, ऐसे वो यहीं घूम रहा है। तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, पक्की बात है, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, वो दिख भी रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं। लेकिन अगर ये दिख जाता मुझे, अगर ये पता होता तो मैं इन सब का ऐड करता तो डिस्टेंस आता कि नहीं आता। अगर डिस्टेंस आ गया एक बार में तो एवरेज स्पीड भी आता, और अगर डिस्प्लेसमेंट है
तो मैं वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कितनी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाए, ठीक है ना, जब हम 11वीं में पढ़ाते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ाते ही नहीं, हम पढ़ाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। हाँ, बिकॉज आपका पोजीशन में चेंज होने की वजह से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। ओके सर, ये चीज इतनी समझ आ रही है एकदम अच्छे से, बोलो। मुझे नहीं लगता कोई इश्यू होना चाहिए। तो अगला ग्राफ हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उससे कैसे कैसे अपन चीजें कर सकते हैं वो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, मैं सीधा ग्राफ बना रहा हूं क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, आपको बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन बना देता हूं इधर, फिर अपन देखेंगे इधर। ये है इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम, ठीक है। ये है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड। आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। 3 सेकेंड तक आपको क्या बताना है, 3 सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बता देना है, वो तो सीधा दिख रहा है। कर एवरेज स्पीड बतानी है 3 सेकेंड तक, और एवरेज वेलोसिटी भी बतानी। बहुत सही सर, क्या ही बात कर दी आपने। क्या इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हो क्या? अगर बना सकते हो तो बना ही दो ना, मैं बनाना सिखाता हूं आपको। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, देखो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो ये यहां तक बढ़ रहा है ना, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो पक्की बात है डिस्टेंस भी बढ़ेगा। हाँ हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ा यहां तक भी बढ़ने वाला है, लेकिन फिर घटने लग गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होने लग गया, घटने। हो सकता है कोई पार्टिकल इधर जा रहा था वापस इधर आने लग गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो घटेगा, बट डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। पहले इधर गया वापस इधर है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है किधर भी जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मतलब है किधर जा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट तो घटने लग गया, लेकिन डिस्टेंस तो फिर बढ़ेगा। तो मतलब ये नीचे नहीं आएगा, ये ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आएगा, वो ग्राफ वापस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का काम है बढ़ना। तो ये तो घट रहा है ना, इस घटने वाले को क्या कर दो, बढ़ा दो, उल्टा कर दो। कुल मिलाकर इसका क्या ले लो, इसमें फोटो ले लो। तो ये एक्स एक्सिस खींच दो, यहाँ पर जहां जहां घटने वाला हो वहां पर क्या बना दो, इसका फोटो। तो जैसे फोटो बनाओगे वापस क्या बन जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, टुचुक ऐसे जाएगा, ऐसा बन गया। अब ये वाली चीज तो बढ़ने वाली है ना वापस, इसका मतलब था कि पार्टिकल ऐसे गया, आया और अब वापस इधर जा रहा है। तो जाने के टाइम डिस्प्लेसमेंट यहां जीरो से बढ़ना शुरू कर रहा है वापस से। अगर जीरो से शुरू कर रहा है तब तक डिस्टेंस तो कितनी आ गई होगी, तो डिस्टेंस इतनी आ गई, वो उसके अंदर और जुड़ जाएगी। तो ये तो बढ़ती जाएगी, घटती नहीं है। डिस्टेंस कभी नहीं घटती है, ठीक है ना। जो ओडोमीटर की रीडिंग वो बढ़ती जाती है। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बना, लेकिन डिस्टेंस टाइम ऐसा बना, क्योंकि वो हमेशा बढ़ता ही जाता बढ़ता ही जाता बढ़ता ही जाता। ओके, अब कुल मिलाकर 2-4 चीजें हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो इसने पूछा है 3 सेकंड तक, तो 3 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ये देखा ना, तो 3 सेकंड के ऊपर ही यहाँ कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, कितने पहुंच गया 20 पे, तो 20 मीटर आंसर आ गया। ये मीटर है और ये सेकंड है, ठीक है, 20 मीटर आ गया। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 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 देखो, पहले 20 मीटर गया, फिर 20 मीटर वापस आया, 40 हो चुका है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 40 हो गया, फिर वापस 20 गया तो कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस आ गया 60 मीटर। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट 20 और टाइम कितना है 3, तो कितना आएगा 20/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 6.67 आता है शायद, ठीक है। और एक चीज हो रहा है एवरेज स्पीड, क्या है एवरेज स्पीड, वो कितनी आ जाएगी एवरेज, वो तो टोटल डिस्टेंस चाहिए उसे, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। कितना है 60 डिवाइड बाई टाइम कितना है 3, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। हम इतनी सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं एक ग्राफ से, जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो ज्यादा अच्छा ये है बजाय इसकी, ठीक है ना। हाँ, आने दोनों चाहिए, लेकिन अगर ये दे दिया ना तो इससे ये सारे काम नहीं हो सकते। अगर ये दे दिया तो ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। ओके, बढ़िया। वैसे ही अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं। ओके, देखो जैसे ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, वहां क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव हो चुकी है वेलोसिटी, यहाँ पॉजिटिव है। तो अगला ग्राफ बनाते हैं अपन,
स्पीड टाइम का और दूसरा वेलोसिटी टाइम का। ज़्यादा अच्छा यहाँ पर भी वेलोसिटी टाइम ही है, जो वेक्टर वाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दोनों ग्राफ पढ़ने वाले हैं अपन। पहला है स्पीड टाइम ग्राफ और दूसरा कौन सा होगा, एक साथ ही पढ़ेंगे कंपेयर करके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है ना। ओके ठीक है सर। आप सोचिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहूँ एक बार के लिए तो थोड़ा समझ में कम आ सकता है। इससे अच्छा है कि मैं क्या बना दूँ, स्पीड टाइम बना देता हूँ, फिर इसे बनाएंगे, फिर उससे वो समझ लेंगे जैसे पिछली बार किया है। तो वेलोसिटी टाइम बनाते हैं, नहीं स्पीड टाइम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ स्पीड और दूसरी जगह क्या लेता हूँ, टाइम। जब टाइम जीरो है तो स्पीड कितनी है, जीरो। आपने अपनी बाइक स्टार्ट करी है बस t=0 के ऊपर। उसके बाद में जब आपका कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया, तब तक आपकी स्पीड कितनी आ चुकी है, उस सुए में कितना दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 ज़्यादा हो गया, 5 ले लेते हैं एक बार के लिए। कितना दिखा रहा है, 5। फिर टाइम जब 2 हुआ तो वो दिखाने लग गया कितना, 10। जब टाइम 3 हुआ तो कितना दिखा रहा है, 15। बढ़िया है सर। उसके बाद में जब टाइम 4 हो गया तो आपने ब्रेक मार दिए, वापस कितना आ गया, 10। जब टाइम आपका कितना हो गया, 4 के बाद में 5, तो कितना रख दिया आपने, सीधा ही 0 ले आए, बहुत जल्दी ब्रेक मार दिए। इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए अपने को 2 एक्सिस की जरूरत पड़ने वाली है। यस सर। पहला है स्पीड, दूसरा है टाइम। ठीक है, तो टाइम 4-5 सेकंड तक जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब स्पीड देखो, स्टार्टिंग में टाइम 0 है तो स्पीड भी कितनी है, 0। जब आपका टाइम 1 सेकंड हो गया, टाइम 1 सेकंड, तो स्पीड कितनी है, ये इधर मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ, तो कितनी हो गई, 5। तो इधर मार्क कर देता हूँ, 5 10 15 20। बस इतने तक की जरूरत पड़ने वाली है, अपने को ज़्यादा पड़ने वाली नहीं। तो 1 सेकंड पे कितने का आ गया, 5। 1 सेकंड पे आ रहा है 5, यहाँ पे आएगा। 2 सेकंड पे कितना आ गया, 10। तो 2 सेकंड पे आ गया 10 यहाँ पर। ठीक है, 3 सेकंड पे कितने आया, 15, वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, 4 सेकंड पे कितना आ गया, वापस से 10 आ गया ना। 4 सेकंड पे वापस कितना आ गया, 10। और 5 सेकंड पे वापस यहाँ पे आ गया 0। तो अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखोगे कुछ ऐसा ग्राफ बना है। ठीक है ना, और ये किसका ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है ना। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो भी बात करते हैं, और उससे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। बस वेलोसिटी के अंदर ध्यान रखना कि कोई भी ग्राफ जो है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। स्पीड में ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, कभी भी टाइम एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ नीचे जा सकता है, परंतु डिस्टेंस वाला ग्राफ टाइम से नीचे नहीं जाता है, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी नहीं और डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती रहती है। हाँ, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए देखो ये स्पीड नीचे की ओर आ रही है ना, घटने वाला, क्योंकि स्पीड तो कम ज्यादा हो ही सकती है, वो ठीक है, लेकिन कभी भी ये नीचे नहीं चली जाएगी, जबकि वेलोसिटी नीचे भी जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो अब अगला पढ़ते हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो ज्यादा अच्छा है और उसी से बहुत सारी चीजें भी अपन को समझ में आने वाली है। ठीक है ना, तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूं नॉर्मल सा, उसी से समझते हैं। अगर मान लो ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ये कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ, और यहाँ पे ये दे दिया, मान लेते हैं कि 10 सेकंड है और 10 सेकंड के ऊपर इसकी स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब था हमने 0 पर था तब 0 थी, और जब 10 सेकंड हो गए तो अपना वेलोसिटी कितना हो गया, 30 मीटर, और वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, वेलोसिटी ना ही चेंज हो रही है, नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव होने का मतलब था कि टाइम एक्सिस से नीचे आ जाए, है ना, और नेगेटिव होने का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज कर ली। नेगेटिव होने का मतलब 2 होते हैं, ग्राफ में अंदर क्या होगा कि वो टाइम एक्सिस से नीचे आ जाएगा, और दूसरा क्या मतलब निकलेगा कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। जैसे अगर मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तब इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, लेकिन ये जब ऊपर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और ये वापस नीचे आना शुरू कर देगा। अभी इसका ग्राफ बनाते हैं, डोंट वरी, ये ऊपर से नीचे फेंका, इसका ग्राफ बनाएंगे अपन वेलोसिटी टाइम, और इससे बहुत सारी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ रहा है।
अब बताओ इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्या इससे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्या इससे एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्या इससे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या सर इससे एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं? जी सर, इतनी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो कहां से शुरुआत करें फिर? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बताता हूं क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? vt आएगा ना। हाँ, अभी vt इतना आसान है नहीं, यहां तो कांस्टेंट है इसलिए आपको दिख रहा है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना, यहाँ पर भी कांस्टेंट है नहीं। तो अगर तुम देखोगे v और t को गुणा करोगे तो v यहां पर तो 30 है, t 10 हो गया, तो इससे गुणा नहीं कर सकते आप, इससे गुणा कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका v हर जगह बदल रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, अपन इसको इंटीग्रेशन से देखते हैं, तो इसका जितना भी एरिया आता है, जितना भी एरिया, क्षेत्रफल, तो वो क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। याद कर लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी यानी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको बताता है? डिस्प्लेसमेंट को बताता है। फिर से बोल देता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी एरिया बनता है वो किसको बताता है? डिस्प्लेसमेंट को। ये बात समझ आ रही है ना? ओके सर, ये तो आ रही है। तो सर फिर डिस्टेंस क्या हो गया? मैंने बोला अभी तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के ही बराबर है, दोनों बराबर हो सकते हैं ना। इस वाले केस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर कब नहीं होगा वो समझ में आएगा कि अगर वेलोसिटी वाला ग्राफ टाइम से नीचे चला जाए ना, फिर बराबर नहीं होंगे। फिर क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट घटने लगता है। ठीक है सर, ये बात समझ आ रही है? तो मैं फिर से बता देता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है किससे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो मैं क्या निकालूंगा? एरिया निकाल दूंगा बस। थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर है तो उसे धनात्मक लेंगे यानी पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे चला गया तो उसे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे ये यहां पर क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जैसे मुझे यहां पर निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू में, ये हो गया बेस यानी आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2। आधार कितना हो गया? 10 गुणा ऊंचाई कितनी हो गई? 30। तो बोलो आ कितना आ गया? 150 मीटर आ गया। ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट आया तो डिस्टेंस भी आएगा। डिस्टेंस यही है एक्चुअली, इस वाले केस में तो यही है कि नहीं? अब देखो, अगर पार्टिकल को मैंने यहां से छोड़ा, ये नीचे तक गया ना, अब बताओ यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही क्या है? डिस्टेंस है। दोनों बराबर है ना। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा इस वाले केस में, तो वो वाला केस है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है। ओके सर, बढ़िया है सर, फिर तो दोनों चीज निकल गई। अगला सर एवरेज स्पीड। सर जब डिस्प्लेसमेंट आ ही चुका है, डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट में किसका डिवाइड करते हैं? टाइम का। किसका? टाइम का। तो क्या निकलता है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी होती, एवरेज स्पीड, तो वो कैसे आती? 150 डिवाइड बाई कितना कर दूं? 10। वो कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। इतना है क्या? हाँ ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ चुकी है? 15। देखो ये 0 से 30 तक पहुंचा है ना, अभी 30 पर है, लेकिन एवरेज कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। कूल, ये बात समझ आ रही है? एवरेज वेलोसिटी भी निकाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 150। हाँ, दोनों इक्वल है इसलिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, वरना नहीं आती। अभी देखो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे। ठीक है ना? यहाँ आ गए तो कैसे? ठीक है सर, ये सारी चीजें तो निकल गई। फिर एक्सेलरेशन, हाँ ये वाली बात बढ़िया बात कर दी आपने सर। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम कर दो। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम कर दो। तो एक्सेलरेशन, तो चेंज, मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 है कि नहीं है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 है। जी सर, ये तो मुझे पता है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो तो 0 से शुरू हुई ना, 0 से शुरू हुआ तो 0 कर दो, डिवाइड बाई टाइम कितना ले लिया? 10। तो अब देखो 30 माइनस 0 कितना होता है? 30 आएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाह। और ये एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, औसत त्वरण निकाला है मैंने। वो कैसे निकलेगा? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v माइनस यू, ये हमने कल सीख चुके हैं ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो vt ग्राफ से यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने इतनी सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अगर स्पीड टाइम होता तो हम उससे इतनी ज्यादा चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है ना? हाँ, अगर इस vt ग्राफ से मतलब वेलोसिटी टाइम से अपन स्पीड टाइम बना सकते हैं, ये बात सही है, वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम बना सकते हैं, बट स्पीड टाइम से वेलोसिटी टाइम नहीं बना सकते। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इसमें अपन को पता रहता है दिशा किधर है, उसके अंदर दिशा चाहिए ही नहीं। अब इसके अंदर दिशा है ही नहीं तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि दिशा किधर लगाएं। इसके अंदर पता है तो इसमें सिर्फ हटानी है, इसमें पता ही नहीं है तो लगाएं किधर? है कि नहीं? ओके,
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर बढ़िया सा। देखो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जैसे मार्कर है या बॉल है कोई भी, उसको ऐसे फेंकते हैं यहां से, ठीक है ना, यहां से फेंकते हैं और वापस यहां तक आने का, यहां से फेंका यहां तक आने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो जब मैंने इसको फेंका है तो स्टार्टिंग में कोई ना कोई मैंने इसको स्पीड दी होगी, पक्की बात है ना, इसको वेलोसिटी दी है मैंने यहां पर, हाँ पक्की बात है, फेंका इसको ऊपर की ओर वे गया है। मैं मान लेता हूं कि मैंने इसको फेंका है कितने से, अभी मैं ज्यादा मान के चल रहा हूं, है ना, यहां तो कम है प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो मान लेता हूं कि मैंने एक बॉल ली और मैं जोर से उछाला उसके, तो जब जोर से उछालूंगा तो नीचे से उसको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में वेलोसिटी रहेगी ना, वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, उस बॉल का मोशन रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे आपकी बाइक है, वो बाइक रेस्ट में खड़ी रहती है, फिर चलाना शुरू करते हो ना, तो वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। बट ये जो मैं बॉल फेंक रहा हूं ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है ना, यहां पर u जीरो नहीं है। अच्छा तो u कितना मान रहा हूं मैं, फिलहाल के लिए मान लेता हूं 30 मीटर पर सेकंड है। जी सर मान लीजिए, कोई मुझे समस्या नहीं है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो मैं बता देता हूं पहले ही, इसको ऊपर जाने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा, वापस आने में भी 3 सेकंड का टाइम लगने वाला है। तो क्या होगा, पार्ट इसको यहां से फेंका, यहां तक गई और वापस यहां तक आना है। इसका मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ। अब देखिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी किधर है, ऊपर की ओर है ना, हाँ ऊपर की ओर है। तो जब टाइम जीरो है तभी इसकी स्पीड कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड आई ना। जी सर मैं बना रहा हूँ वीटी ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगी, वो 30 से धीरे 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 रुकना चाहिए ना, कम 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 यहां जाके रुक जाएगी, यहां तक आते आते उसे 3 सेकंड हो जाएंगे। ये 3 सेकंड कैसे, ये बाद की बात है जब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे। तो ये ऐसे जाएगी, रुक गई, यहां पे जाकर रुकी ना, ये यहां का मतलब है 3 सेकंड का समय हो गया, है कि नहीं। और ये कब है, जब वो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, उच्चतम बिंदु पे पहुंच गई, नीचे से फेंका और फेंकते फेंकते यहां तक पहुंच गई। और ये कौन सा बिंदु, उसका उच्चतम बिंदु, यहां पे आके क्या हुई, इसकी वेलोसिटी भी जीरो, अरे स्पीड भी जीरो, एवरेज जीरो नहीं है, पहले बता रहा हूं। यहां में वेलोसिटी का मतलब है इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक बोल रहा हूं। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये घटना शुरू कर देगी, इसे यहां से टचक घट रहा है ना, यहां से आगे धीरे धीरे घटने का मतलब है यहां जीरो से वैसे स्पीड तो बढ़ेगी बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो इधर नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। और जब 6 सेकंड होंगे तो इसका ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, -30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी मैंने 30 फेंका, प्लस का था मतलब ऊपर की ओर था, माइनस का है मतलब नीचे की ओर है। ये बात समझ में आ गई, माइनस का मतलब क्या है, नीचे, क्योंकि जब जा रहा था तो ऊपर की ओर थी, डायरेक्शन देखो किधर है, ऊपर की ओर, जब आ रहा है तो नीचे की ओर है, इसलिए वो माइनस का आ रहा है। आगे बात समझे। चलो सर अब इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ये बताओ जरा। सबसे पहली बात, हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट करने की जरूरत क्या है, जहां से फेंका वापस वहीं पे आ गया तो जीरो आएगा, तो जीरो ही आएगा ना, हाँ वही कह रहा हूं। इसका एरिया भी कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका एरिया कितना आना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए, तब तो सही है। तो देखो एक एरिया तो ये रहा, एक एरिया ये रहा, मैंने अभी बताया था। अगर टाइम एक्सिस से ऊपर हो उस एरिया को पॉजिटिव लेना है, टाइम एक्सिस से नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना है। तो पॉजिटिव एरिया कितना है, ये पॉजिटिव एरिया हुआ ना, वो कितना हुआ, ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितनी होगी 30, 15 15 45 मीटर। तो ऊपर जाने में कितना लिया, 45 मीटर ऊपर जाएगा। कुल मिलाकर समझ रहे हो ना, अगर आपने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 45 मीटर ऊपर जाएगा। और ये भी कितना आएगा, 45 ही आएगा। वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का आएगा 1/2 गुणा, ये लंबाई कितनी होगी बोलो, ये 6, ये 3, तो 3 ही बचा। अरे ये आधार हो गया ना, तो 3 गुणा ये कितना है नीचे वाला 30, अगेन कितना आ रहा है माइनस का 45 मीटर। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जीरो। क्यों, आना भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आ गया जीरो। क्या डिस्टेंस जीरो है क्या, नहीं है। अरे 45 गया 45 आया, 90 हो गया। तो अब जब डिस्टेंस निकालनी हो, जब डिस्टेंस निकालनी हो तो बस नेगेटिव वाले एरिया को भी पॉजिटिव करके जोड़ दो, नेगेटिव वाले एरिया को पॉजिटिव करें। 45 तो 45 ही है, ये नीचे वाला 45 माइनस का, इसको प्लस का बना दो, कितना हो गया 90 मीटर। कितना सिंपल हो गया, डिस्टेंस पूरा जुड़ेगा, ये नीचे वाला है वो भी जुड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या, उसने डायरेक्शन बदल दी, लेकिन डिस्टेंस थोड़ी कम ना हो रहा, वो तो बढ़ ही रहा है, हाँ बढ़ता ही जाएगा। ठीक है सर, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ली, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों चीजें आ गई ना, तो आपका एवरेज स्पीड भी आ जाएगा और एवरेज वेलोसिटी भी आएगा। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए इसमें किसका डिवाइड कर दो, टाइम का। टाइम कितना है, 6 सेकंड हो गया ना, 0 से 6 सेकंड, तो 6 का डिवाइड कर दो इसमें, एवरेज क्या जाएगी, स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी आई है 0 और एवरेज स्पीड यानी औसत चाल कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना आया
15 मीटर पर सेकंड आ गया, बहुत सिंपल हो गया। सर एक चीज और है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है? एक्सेलरेशन। वो क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ऐसे ही करते हैं ना। ए इक्वल टू, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है लास्ट में, अंत में जब आ रहा था तो नीचे की ओर है, मतलब कितना है? माइनस का 30। कितना है? माइनस का 30। और जब फेंका तब कितना है? 30। लेकिन ये माइनस तो इसकी वजह से है, और यू कितना है? 30 डिवाइड बाई टाइम कितना ले लिया? टोटल टाइम ले लिया 6 सेकंड का। बताओ कितना हो गया? माइनस का 60 हो गया डिवाइड बाई 6, तो कितना है? माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। धरती माता जिस त्वरण से हमें खींच रही होती है, जिस एक्सेलरेशन से खींच रही होती है, उसकी वैल्यू है ये। हर बार इतनी आती है, वैसे मैं बता दूं 10 ही आएगा, है ना। हर ऑब्जेक्ट के लिए 10 ही आता है अगर अपन एयर फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया हमने, सारी चीजें इनसे ही कैलकुलेट कर ली हैं। ओके, अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपको डाउट रहेगा। एक छोटी सी चीज है, वो क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में छोटा सा बता रहा हूं, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका, बट फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए, कहीं काम ही आ जाए। वो क्या है? एटी ग्राफ। वो बताता किसको है, बस ये ध्यान रख लीजिए कि एटी ग्राफ अगर कहीं पे हमने बताया है तो वो किसको बताएगा। जैसे एटी ग्राफ हमने बनाया और वो ऐसा बना दिया, तो जो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो एरिया किसको बताता है? वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी को। किसको बताता है? चेंज इन वेलोसिटी का। क्यों? क्योंकि देखो कुछ फॉर्मूला ऐसा ही था ना, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो अगर एरिया और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उस मतलब एरिया निकालेंगे अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, तो क्या आएगा? वो v माइनस यू, यानी चेंज इन वेलोसिटी आएगा। थोड़ा सा बस ध्यान रख लीजिए। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते थे? स्पीड कैलकुलेट कर सकते थे एक तो, है ना। दूसरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे सॉरी। उसके अलावा वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते थे। ये सब मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, जैसे स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे? डिस्प्लेसमेंट टाइम से। अगर हमें स्पीड टाइम दिया हुआ है तो उससे ज्यादा चीजें कैलकुलेट नहीं करी जा सकेंगी, ठीक है ना। उससे आप क्या निकाल सकते हो? स्पीड ही निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस रहेगा अपने पास में, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे, ठीक है। अगला था वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम से तो बहुत कुछ काम किया जा सकता है, बहुत सारे काम किया, मतलब लगभग आपका मास्टर ग्राफ है एक तरीके से। तो इससे क्या निकाल सकते हैं अपन? डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला वो हमने सीख लिया, ठीक है ना। एक होता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से भी आप ज्यादा चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उससे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस आ गई तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना, स्पीड टाइम ग्राफ से, ठीक है सर। लास्ट में हमने देखा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसका जो एरिया होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी को। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को करता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को। हाँ, जो पॉजिटिव आ रहा है वो पॉजिटिव लेना, जो नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव लेना है। और एक चीज और है, अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव करके ऐड करते हो तो डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है ना। बस ये सारी चीजें आप छोटे छोटे ध्यान में रखेंगे। अब आपका काम ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की बुक में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आती हैं, इन ग्राफ का यूज कर करके निकालेंगे कि वो आती कैसे हैं, वो अपन फटाफट सीख लेंगे। अपन को मैंने बताया ना सबसे अच्छा कौन सा है, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे अच्छा ना, उसी से हम सब कुछ कर देंगे, ठीक है ना। 3 इक्वेशन है और तीनों आ जाएंगे फटाफट। ओके, ठीक है बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।